गलत हुआ, आहत हैं हमारी पत्नी। मुझे कोई अनेक बहुत ऐसा नहीं कि बहुत आश्चर्यजनक घटना है। मैं पहले भी 3 बार मेरे साथ ऐसी घटना घट चुकी है। तो मेरे पत्नी के लिए पहली घटना थी, श्रीकला जी के लिए वो आहत हैं। सारा ठीक रहा, आप लोग पर फोड़ा जा रहा है कि आपने मना कर दिया, उनको कोई चारा नहीं मिला। वो मैं भी सुन रहा था कि दबाव में ये वो ऐसा। बहुजन समाज पार्टी मुझे बहुत कायदे से जानती है, और ख़ास तौर से बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही, बहन जी जब मुख्यमंत्री रहीं 2002 में, तब भी मुझे 1 साल जेल रखा गया। हम लोगों को 10-12 मुकदमे ला दे गए। तब तो हम लोगों ने कोई कम, मेरी माता जी का निधन भी हुआ था उस समय। हम लोग तो कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किए ना। तो बसपा, कम से कम बसपा के लोग जो बोल रहे हैं, अभी खरवार जी हमको लगता है नए नए आए, उन्हें जानकारी नहीं है, इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, अपने पार्टी को डिफेंड करना बहुत से और भी तरीके, लेकिन दूसरे को डिफेम मत करिए। फिर 2007 से लेकर 12 में सरकार रही, उस समय हमारी सरकार से हुए वैचारिक मतभेद रहे। आपने देखा हमारे ऊपर मुकदमे लाद के मुझे बंद किया गया इसी जौनपुर जेल में। 2012 के चुनाव से पहले ये कह दिया गया कि धनंजय सिंह ने माफ़ी मांग ली। हमने कहा ना कोई गलती किया ना कोई माफ़ी मांगे। हमारी भारतीय परंपरा, अगर शरीर भी टच हो जाता है हम लोग कहते हैं बेटा सॉरी या कोई क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन जब तक गलती नहीं होती तब तक कोई वो नहीं होता है। और लोकतंत्र के सब जुमले नहीं, तब भी हम लोग उसको किए थे। और हमारे, आपको ख्याल होगा 2011 में मुझे जौनपुर आने से रोका गया, धारा 144 लगाई गई थी, लेकिन मैं आया। क्या मैं दबाव डर गया था क्या पुलिस के उस समय की सरकार, तत्कालीन सरकार से? और अभी आप लोगों के सामने 2020 में तमाम आरोप, ऐसे अफवाहें चल रही थी ना। बाई इलेक्शन लड़े थे कि नहीं? हम लड़े थे, प्रदेश में कई लोग लड़ रहे थे इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके की दबाव, फर्जी बातें न बोलें। बहुजन समाज पार्टी भी देखिए, अमेठी टिकट काटा, बस्ती काटा, आजमगढ़ काटा, बनारस काटा, एक एक दिन, 2 दिन पहले। तो ये इनका हो सकता है कोई इनकी कार्यशैली हो, कोई अपना हो। तो आप अपना काम करिए, जो करना ठीक है, लेकिन लोगों को गुमराह मत करिए। 2024 के लिए क्या बचा है आपके पास? अभी निर्णय होंगे 2-3 दिन में, लोगों के साथ बैठ के। जो हमारे तमाम पुराने साथी हैं, बहुत बड़े बड़े सब सहयोगी हैं, जो हमारे ब्लॉक के हैं, ब्लॉक प्रमुख, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, बहुत से जिला पंचायत सदस्य हमारे हैं, पुराने साथी, सब लोग बैठ के एक निर्णय लेंगे। तय किया जाएगा, जो उचित होगा वही। झुकाव है किसी पार्टी की तरफ? अभी सब, जब तक हम लोगों के राय मशवरा नहीं कर लेंगे तब तक कोई निर्णय नहीं लेंगे। अभी भूमिका तो अदा करेंगे 24 में? बिल्कुल भूमिका अदा करेंगे। बगैर हम लोगों के सहमति, जिसको हम लोग चाहेंगे वही यहाँ से सांसद जाएगा, ये भी तय है। इसके अलावा क्या कोई बात हुई आपकी बहुजन समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से? नहीं, किसी से कोई वार्ता नहीं है। हाँ, मैं भी सुना कि वो कह रहे थे कि बहन जी से मेरी वार्ता हुई। मेरी बहन जी से जब मैं MP था 2013, आखिरी वार्ता उनसे फ़ोन पे मेरी 2013 में है। आज तक उस, और इस टिकट में ना मेरा कोई लेना न देना। मैं जेल में था, आप लोगों को मालूम है। पत्नी को अप्रोच करके उन लोगों ने टिकट दिया, वार्ता उनसे हुई, और आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हो। इसका मतलब कुछ पहले से ही मनगढ़ंत कहानी रही होगी, ताकि मुझे टो कर दो, मुझे डिफेम करने की बात थी। कोई खेल समझ में आ रहा है क्या इसमें? कुछ तो होगा, लग रहा है कुछ डिफेम। हमको जिस तरीके से बयान दिए गए, वो मुझे डिफेम करने के लिए कुछ होगी बात इन लोगों की। चारा नहीं छोड़ा गया आपके सामने, सिर्फ 1 दिन रह गया था नामांकन के लिए? हाँ बिल्कुल। अगर चूँकि हमने इस पर किया था नामांकन, इंडिपेंडेंट के लिए आपको 10 प्रस्तावक चाहिए होते हैं। आज हमारे पर्चे खारिज हो जाएंगे। खैर, मैं एक बात और बता दूं, अगर मैं चुनाव लड़ रहा होता तो मैं ज़रूर एक इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन भी करके रखता, या मैं इंडिपेंडेंट रहता ही, मुझे नहीं जाना पड़ता कहीं, और हम लोग चुनाव लड़ते। भविष्य में क्या कोई तालमेल बैठेगा बसपा से? मुझे नहीं, मेरा तो नहीं लगता है कभी। राजनीति संभावना को है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतनी बार धोखा खाने के बाद फिर कहाँ आदमी वो करता है। अब किसे समर्थन कर सकते हैं आप? ये भविष्य का सवाल है। मैंने अभी कहा कि अभी हम अपने सारे लोगों के साथ बैठेंगे, जिम्मेदार साथियों का, यही नहीं पूरे जौनपुर, पूरे दोनों हमारी लोकसभा, सभी जनपद के सभी लोगों के साथ हम लोग बैठेंगे। जनपद में कम से कम हम लोगों के 2, 2.5, 3, 4 लाख लोग अपने हैं, जहां हम लोग चाहेंगे वहां मत करेंगे। ये सबसे मिलके बैठ के बात। अब आपको धोखेबाज बता रहे हैं कि उन्होंने एक दिन पहले ही कहा कि अब आप हमारी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेंगी, इस तरीके का बयान आपने उनको? इसका जवाब दे दिए यार। अब के कौन कह रहा है? कितने बड़े लोग हैं, कोई बचा है बसपा में? क्यों ऐसी बात कर रहे हैं कि एक अकेली सीट जौनपुर की थी जिसको लेकर बसपा चर्चा में आ गई। 5 जगह और टिकट काटे, कोई चर्चा है? इतने माइक लगा कोई पूछने गया कहीं? खाली जौनपुर की वजह से ना,
जौनपुर की वजह से चर्चा में, धनंजय सिंह की वजह से बसपा चर्चा में, बसपा की वजह से धनंजय सिंह चर्चा में नहीं है। प्रणाम। सर थोड़ी देर बाद जी सर बोलिए, बाइट कर रहा हूँ। चलो यार थोड़ा सा सौभाग्यशाली हूँ कि आज जो रात बीती है, 1 बजे रात को माननीय बहन जी ने मुझे टेलीफोन किया और अपने आशीर्वाद से नवाजा कि आपको मैं फिर जौनपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार बना रहा हूँ, अपने कागज वगैरह तैयार कर दो। तो मैं आज तो सुबह निकलने वाला था बाहर के लिए, लेकिन इस संयोग की बात है कि उनका टेलीफोन आ गया रात को, तो मेरे सब पेपर्स वगैरह तैयार हैं। जहाँ तक टिकट की बात है मेन ऑथराइजेशन का, वो हमारे आदरणीय श्री खरवार साहब, कोऑर्डिनेटर साहब लखनऊ से लेके चले हैं, रास्ते में है और उम्मीद है कि घंटे 2 घंटे में मिल जाएगा। कल कोऑर्डिनेटर देखिए मैं बताऊं, मैं तो इधर इतना अपने काम में, मैं अपने मौज में मशगूल था कि मैंने कोई किसी का इंटरव्यू नहीं देखा, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा और मुझे किसी चीज का ध्यान नहीं, याद नहीं क्या कोई मेरे ध्यान नहीं आया। जब न मैं अखबार पढ़ पाया, न कोई मोबाइल व्हाट्सएप देख पाया। ये तो रात को मैं सो रहा था, जल्दी सो गया था, इसलिए आज सुबह मुझे निकलना था बाहर आउट ऑफ स्टेशन, लेकिन रात को ही 1 बजे टेलीफोन आ गया। तो मैंने अपना दौरा स्थगित करके अब कुछ दिन आप लोगों के साथ इधर चुनाव क्षेत्र में लगूंगा। तो कै बजे? मुझे उम्मीद है कि 1 बजे के पहले आ जाना चाहिए। मेरे कागज पत्र तैयार हैं और 1 बजे के आसपास नामांकन करूंगा। श्री कला अब मैं क्या कहूँ, जब तक मेरे हाथ में नहीं आता। आप नामांकन कोऑर्डिनेटर थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब उससे आप समझ लीजिए। टिकट पाकर कितना खुश है? नहीं, हम बहुत खुश हैं। वैसे तो आपको मालूम है, आप लोगों के सामने कुछ चंद महीनों पहले मैंने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दिया था, लेकिन मैंने कहा था कि जब तक कोई व्यक्ति, कोई पार्टी मुझे ज्यादा जोर नहीं देगा तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ता। लेकिन माननीय बहन जी का जो मुझे टेलीफोन आया, उन्होंने कहा कि आपको लड़ना है, उनकी तरफ से ही आया, तो आप समझिए कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। तो मैं तैयार हो गया हूँ, एक बार फिर कमर कस करके। और सिराजे हिंद की जनता मुझे लगता है कि मुझे आशीर्वाद देगी, क्योंकि ज्योतिष ने कहा था, एक ज्योतिषी ने मुझे कहा कि अगला एमपी आपको ही होना है। तो मैंने उससे सवाल किया कि यहाँ टिकट तो मिला नहीं, तो कैसे एमपी बनूंगा भाई? उसने कहा अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा योग कह रहा है। और कल जब शाम हुई, फिर मैंने टेलीफोन किया कि कल तो 6 तारीख लास्ट डे है नॉमिनेशन की। बोले कि अब क्या होगा मैं नहीं कह सकता, और लेकिन 5 और 6 की रात को मुझे वो टेलीफोन आ गया है, इसलिए मुझे उसकी बातों में बहुत विश्वास हो गया है। जो उसने कहा है, हमने ये भी कहा कि जौनपुर का इतिहास रहा है कि कभी एक आदमी दोबारा नहीं हुआ कंसेक्यूटिव टर्म में। तो उसने कहा कि अब मैं इसको नहीं कर सकता, कैसे होगा, लेकिन अगला एमपी आपको होना है। तो उसकी बात का मुझे बहुत विश्वास है और मैं उसी विश्वास पर और बसपा के कार्यकर्ताओं के विश्वास पर, सिराजे हिंद की धरती पर जितने हमारे वोटर हैं, पहले भी उन्होंने मुझे बहुत मदद किया है, बहुत हमारे लिए उन्होंने वोट देने के लिए धूप गर्मी झेली है। पूजा पाठ ज्योतिषी पर कितना विश्वास करते हैं? देखिए अब तो कुछ हो गया। अरे उधर कैंडिडेट के साथ, उधर आप तो मीडिया फ्रेंडली। अरे मैडम को बुला ली, मैडम को साथ में ले लीजिए। दाखिल हुआ है क्या? जी, किसका? 2 सेट में आज मैंने दाखिल किया है। तीसरा और चौथा सेट जी। 2 सेट उस दिन दाखिल किया, 2 सेट 3 तारीख को 2 सेट आज दाखिल किया है। शिवकन्या जी ने भी क्या दाखिल किया है कि शिवकन्या जी ने दाखिल किया है और हमारी पत्नी है, उन्होंने भी दाखिल किया है। 2 सेट में पर्चा। पत्नी का नामांकन दाखिल करा रहे हैं, क्या किसी तरह की कोई आपको आशंका लग रही है कि क्या वजह है? बाबू सिंह आप देख नहीं रहे सारी घटनाएं, लगना नहीं चाहिए। किस तरह की आपको घटना नहीं है? लग रहा है? अरे साहब, गुजरात देखिए, इंदौर देखिए, सब जगह देखिए, तो डर तो लगता ही है ना। जौनपुर में भी एक बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है क्या? बसपा के खाने क्या में। हो गया?
बाबू सिंह कुशवाहा बेखबर तो होंगे नहीं इतनी बड़ी खबर से। सब खैरियत तो है। धनंजय सिंह की पत्नी शीतला सिंह का टिकट काटकर ये जो खबर है वो ये है कि अब यहाँ के निवर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को उम्मीदवार घोषित किया गया है। अच्छा ऐसा हो गया। इतने बड़े सियासी मजे हुए नेता। दूसरे दल का विषय लेकिन वैसे बता रहे थे टांगे विधायक जी कि कट्टा नहीं है, कट्टा नहीं विधायक जी। अरे यार भैया कुछ बता रहे थे। पागल वागल हैं क्या? हुआ बीएसपी के मामले में अभी जो बाजा है यहाँ दाखिल हो जाए। तो अब जो लड़ाई देख रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा वो कैसे देख रहे हैं? देखिए कहा जा रहा है कि ये जो बाकी दो दल है ना उन पे आरोप लग रहे हैं अब कि इसमें बड़ा खेल रचा है दोनों दलों ने, कि लड़ाई इतनी ज़बरदस्त थी कि दो दलों ने जो है उसमें जो है खेल किया है कुछ। दो दलों ने कौन कौन? अब दो दल बड़े दल हैं, बाबू सिंह कुशवाहा उससे भली बात ही परिचित चुनाव होंगे। में जो लोग भी हैं तो लड़ाई तो उनसे होगी निश्चित तौर पर। वो भी जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम भी जीतने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जो हम आप लोगों से मिलते हैं, जौनपुर की सम्मानित जनता से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो लोगों का मूड पूरा बदलाव का है। जो लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं, लोग उनको बदलने के मूड में हैं। और लोग 25 को भारतीय जनता पार्टी को बदल करके इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के चुनाव निशान साइकिल पे बटन दबा के अपना आशीर्वाद देंगे। जिस तरह से ये फेरबदल हो रहे हैं, जिस तरह से आप 2 सेट, खैर 4 सेट में एक प्रत्याशी नामांकन कर सकते हैं, आप अपनी पत्नी का भी नामांकन करा रहे हैं। अब उन्होंने कर दिया तो मैं अभी ना बाबू सिंह कुशवाहा के समाजवादी उससे ही किया है उन्होंने, जो है समाजवादी पार्टी से ही तो किया है उन्होंने। तो किस तरह की आशंकाएं हैं ये बाबू सिंह कुशवाहा की? चिंता कोई नहीं है कि कोई दाखिल करना चाहिए, सब कोई दाखिल करता है कि भाई कोई कमी रह जाए, कुछ हो जाए तो सब उसका बैकअप है, बस बैकअप है। इसके अलावा कुछ नहीं। नहीं। क्या कल के घटनाक्रम से इसका कोई लेना देना तो नहीं कि जिस तरीके से अचानक से टिकट बदल दिया जा रहा है? नहीं यहाँ उस घटना उसमें नहीं, वहाँ तक मत जाइए। वहाँ तक आप निश्चित रूप से बड़े नेता रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी, लेकिन दूसरे दलों की बात है खैर, लेकिन आप इसको किस तरह से देख रहे हैं जो बदलाव हुआ है टिकट का? देखिए सबके अपने अपने पार्टी के फैसले हैं, उनके फैसलों में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। क्या आप बसपा में रहे हैं तो आप बसपा की एक पॉलिसी जानते हैं। काम कर रही है बीजेपी के लिए। ये बताइए, जब ये बात हम ही कहेंगे तभी आप मानेंगे, आप कह रहे हैं तो आप नहीं मानेंगे। नहीं, आप बसपा में रहें तो आप बसपा की पॉलिसी भी जानते होंगे थोड़ी बहुत, कैसे वो वहाँ पे टिकट मिलता है, क्या होता है कि टिकट कट जाता है, क्या रास्ते रहे? धन्यवाद, ये अपने उनकी पार्टी की पॉलिसी है, उनकी पार्टी का मामला है, इसमें मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता। चुनाव को कैसे देख रहे हैं? चुनाव 2024 का चुनाव एक विचारधारा पर है मुख्य रूप से। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलने की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, और दूसरी तरफ वो हैं जो संविधान पर आस्था रखते हैं, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, जन अधिकार पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब लोग मिलकर इंडिया गठबंधन में संविधान पर आस्था रखते हैं। तो ये संविधान को बनाए रखना चाहिए। तो संविधान बदलने की बात बीजेपी कहती है और संविधान को बनाए रखने की बात इंडिया गठबंधन कहती है। इन एक विचारधारा पर चुनाव है, तो निश्चित तौर पर 25 तारीख को संविधान को बदलने वाले जो बात करती है बीजेपी लोग, उसको बदल देंगे जौनपुर के लोग, और इंडिया गठबंधन को समाजवादी पार्टी। एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे, आप बात इंडिया गठबंधन की कर रहे हैं, आपके प्रस्तावकों में सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही लोग दिखे थे। कल आपकी समन्वय समिति की बैठक भी हुई, बड़ी अच्छी बैठक हुई, सारे दल के लोग दिखे, लेकिन क्या ऐसा नहीं था कि बाबू सिंह कुशवाहा जो और इंडिया अलायंस के लीडर हैं उनको भी प्रस्तावक बना के एक संदेश दे सकते थे? पत्रकारिता का मतलब ये तो नहीं, जैसे जो दिख जो नहीं क्या खेला कर दिया? बसपा अपने हिसाब से टिकट बांट रही है लोगों को, इसमें आपको कहाँ खेला नजर आता है? आज आप नामांकन किया, इसके पहले बसपा किस पार्टी से नामांकन किया? कोऑर्डिनेटर के टिकट नहीं बदला जाएगा, क्या है खेला पूरा? कि बसपा के कोऑर्डिनेटर ने ही कहा था कि टिकट नहीं बदला जाएगा चाहे कुछ हो, चाहे अफवाह है, फिर ये बताया तो खेला नहीं है, तो क्या है ये? भाई ये तो मुझसे पूछिए, हमको तो पहले का कुछ नहीं मालूम। आगे का क्या बताइए? पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, क्या बनाया, कैसे बनाया? ऐसे क्या हुआ? ऐसे ही लगता है मुझे कि मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, ऐसा मुझे महसूस होता है। आपको नहीं महसूस होता? किस पार्टी में? बहुजन समाज पार्टी। आप नामांकन करके आए हैं, आप कह रहे हैं कि हमको जो महसूस हो रहा है।
तो इसमें क्या है, वो वही करके आए इसलिए महसूस हो रहा है। कब आपको इशारा हुआ, कुछ फोन आया, कैसे इसका समीकरण बदला? देखिए भाई, जब कहते हैं ना, एक कहते हैं खुदा जब देता है तो छप्पर, हाँ, तो मुझे दिया बहन जी ने छप्पर हाड़ के। फोन आया आपके पास, कब फोन आने की बात? देखिए, इसके पहले हम यहाँ थे नहीं, हम बहुत पहले से टूर पर हैं, मौज कर रहे थे, घूम रहे थे। एक दिन के लिए मैं अपनी माँ से मिलने आया था घर पे रानीपट्टी। कल मैं शाम को आया, आज मुझे सुबह निकल जाना था 7 बजे। तो 5 बजे का अलार्म लगाया था जगने के लिए, इसलिए हम जल्दी सो गए थे। रात को एक फ़ोन आया माननीय बहन जी का कि हम आपको बसपा का प्रत्याशी बनाना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं। तो क्या है, उनका इतना बड़ा वो है, दिल है, और मुझे रात को फ़ोन कर रही हैं। मैंने कहा कि ये बंदा भी खड़ा है, तैयार है, कबूल है, ठीक है। ये आप कहीं मजबूरी में तो आप प्रत्याशी नहीं बनाए गए? कोई मजबूरी नहीं है, क्या मजबूरी है? पहले अल्पसंख्यक समाज से कोई प्रत्याशी आने वाला था। हमको टिकट मिला है, श्याम सिंह यादव को मिला है, और श्याम सिंह यादव कभी मजबूर नहीं रहा। कल कोऑर्डिनेटर आते हैं, शाम को कहते हैं कि बहन जी का संदेश है कि एकमात्र बसपा की प्रत्याशी श्रीकला जो अफवाहें उड़ रही हैं उस पर अटकलों पर विराम लगाने की। अचानक सुबह ऐसा कौन सा जादुई चलता है वो कि इस तरह से आपका नाम आ जाता है? आपका बार बार यही सवाल है, ये तो उन्हीं से पूछिए। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। आपसे कभी 3 घंटे बंद कमरे में बात हुई है? नहीं, ये तो आज हुई ना। हम लोगों की बड़ी 3 घंटे क्या 5 घंटे भी अभी बैठेंगे बंद कमरे में। आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्लान करना है, ये सब तो होता रहता है। तो चुनाव मीडिया से आपने कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो फिर कैसे एग्री हो गए? एग्री हो गए, मैंने ये भी कहा था कि जब तक कोई मतलब जोर दे के कहेगा तो ठीक है। बहन जी ने मुझे इस काबिल समझा, इतने परिस्थितियों के बावजूद भी। और ये तो चांस की बात थी कि रात को 12:30 बजे आ गया फ़ोन, नहीं तो मैं तो 7 बजे कहाँ से कहाँ फुर हो गया होता। आपका एक लेटर वायरल हो रहा था समाजवादी पार्टी से, तो अचानक फिर बहुजन। देखिए, ये बात सही है, ये बात सही है। वायरल लेटर लिखा था मैंने, लेकिन मैंने वायरल नहीं किया था। यहाँ के समाजवादियों नेताओं ने वायरल किया, मैं तो गोपनीय लिखा है। आप मेरा लेटर जब से वायरल हो गया तो मैं, कोई मांगता है तो मैं भेज देता हूँ, पहले तो नहीं भेजा था मैंने। तो वहाँ बात ये थी कि किसी ने मुझे ऑफ़र किया था, मैं याचक की भांति वहाँ नहीं गया था, उस लेटर में ही पढ़ी है, समझ रहे हैं नहीं? और लेटर में पढ़ लेंगे तो आपको पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। जौनपुर की जनता जौनपुर की जनता अगर आपको सांसद बनाती है तो इस बार आप वादा करते हैं कि जौनपुर में रह करके राजनीति करेंगे या दिल्ली रह के राजनीति करेंगे? ये भी आपकी गलतफहमी है, ये भी आपकी गलतफहमी है कि कब आते हैं कब जाते हैं। जितनी बार आया हूँ 3 मेन न्यूज़ में मेरा आने का जाने का प्रोग्राम निकलता है, और हम यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और इस कलेक्ट्रेट के पार किसी को तो दिखाई नहीं दे रहा है कि हम इतने लोगों के बीच में खड़े हैं। आप मान्यवर मेरा फेसबुक देखिए, और किस तरह से मैंने दौरा किया है वो आइए दिखा दूं कि एक डेट को आता था, एक बदलापुर, नेक्स्ट शाहगंज, नेक्स्ट सदर, नेक्स्ट मल्हनी, नेक्स्ट मुगरा। एक सेक्टर के अगर 10 गांव हैं तो एक दिन में 10-10 गांव का दौरा करता था। आप देखिए कैसे दौरा किया है मैंने। अगर देखना हो किसी को, और कोई अगर देख के नहीं देखना चाहता तो उसके लिए हम कोई दवा नहीं। हाँ, भविष्यवाणी की है, दोबारा सांसद बनेंगे। भाई देखो, ये बात तो सही है कि मिले कि हाँ, क्या होता है कि कहीं टकरा जाते हैं। जब मतलब आदमी, हम अब मौज में हैं, घूम रहे थे कि ज्योतिषी जी टकरा गए। 6 लोगों ने कहा कि इनको दिखाइए कुछ, तो उन्होंने कहा कि ऐसा योग है
कि अगले सांसद आप ही बनेंगे जौनपुर के। तो मैंने उनको दो चीज़ें बताई कि एक तो मैं तो लड़ना नहीं चाहता था इसलिए टिकट नहीं मिला, दूसरी कि जौनपुर का रिकॉर्ड है कि कोई सक्सेसिव नहीं हुआ है, एक ही आदमी 2 बार लगातार नहीं हुआ, ये उनको मैंने बताया। तो बोले कि मेरा योग तो यही कहता है कि आप अगले सांसद होंगे, ये मुझे बताया, और बाकी अब आप जो भी समझिए। तो मुझे तो लगता है कि आज मैं सोच रहा था कि 6 तारीख जब बीत जाती नॉमिनेशन का आखिरी दिन, तो आज मैं फिर टेलीफोन करता हूँ ज्योतिषी महाराज को कि अब तो बताइए, अब तो ख़त्म हो गया, अब कैसे बनेंगे, कहीं से बीच में मेरे लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा क्या? लेकिन ऐसा मुझे उनसे पूछने का धन्यवाद देंगे एकदम। ये मान लिया जाए जौनपुर का जो विकास होगा, चीज़ें होंगी, अब ज्योतिषी के भरोसे होंगी। नहीं, क्यों ज्योतिषी के भरोसे? इसमें उसमें कहाँ संबंध है? नहीं, जो गलत सवाल ये है, ये हमने कहा ज्योतिषी के भरोसे विकास होगा। आपका इररिलेवेंट क्वेश्चन। नहीं, यही बात है ना, मैं बताता हूँ चीज़ें जो है। नहीं, देखिए एक बात बताएं, अब आप संक्षेप में सुन लीजिए। अगर आप हमारी बात को प्रचारित ठीक से करना चाहते हैं तो, या उन कुछ चंद लोगों के लिए कि कोई काम नहीं किया, जिसका खलंजा नहीं लगा वो कोई काम ही नहीं हुआ, उसके लिए आप समझ रहे नहीं। मेरा पहली साल का पैसा कोरोना में चला गया, ऑक्सीजन प्लांट दिया मैंने, और 5 लाख मास्क दिया, क्या क्या दिया, पूरा चला गया पैसा, केवल जनता के लिए दिया। अब अगर कोरोना नहीं होता है किसी को, तो हमारे ऑक्सीजन प्लांट की कीमत ही नहीं जनता समझती है। भगवान करे हमारा ऑक्सीजन प्लांट भले न चले, लेकिन कोरोना ना हो, आप समझे। दूसरी तीसरी साल का सारे देश के एमपीज का राज्यसभा लोकसभा का मोदी जी ने ले लिया, जानते हैं इस बात को, लेकिन जनता उसको भूल जाती है। चौथे 5वें साल का 10 करोड़ रुपया मिला, ठीक है। सोलर लाइट से मैंने शुरुआत की, और बहुत गलत शुरुआत की, ये मैं महसूस करता हूँ। 7 करोड़ रुपया मैंने सोलर लाइट में दे दिया। उसके बाद 8000 एप्लीकेशन, जिस गांव में 2 लगती थी उसके 10 आदमी हमारे सोलर लाइट चाहिए, हमारे सोलर लाइट चाहिए। कह रही कि आप दिखाई नहीं दे रहे? हाँ? फिर भी जनता कह रही, हम लोग नहीं, जनता ये कैसे, आपको क्या मालूम कि जनता, आपको इक्का दुक्का लोगों ने कह दिया वही जनता मान ले? जनता तो बहुत है। आप चलिए, अब 10 लोगों में से अभी चौराहे पर पूछवाइए। नहीं, इसको नहीं मानता। आप मेरा फेसबुक देखिए, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, स्मार्ट लगते हैं मुझे। ये टीवी वाले हैं आप, तो आपको जनता को अगर फेसबुक नहीं है, आपके पास तो है। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप उसको देखिए पहले, फिर मुझसे बात करिएगा। कितना मैंने संसद में, देखो पूरी ब्रीफली मैं बताता हूँ आज, नहीं तो फिर क्यों कहते हैं, ब्रीफली बताता हूँ और चैलेंज करता हूँ। देखिए 5 साल 12 पंचे 60 हुआ, 60 महीने हुआ, ठीक है। 60 महीने से 1.5 साल निकाल दीजिए, कोरोना का पीरियड, जिसमें मैं 2.25 महीने अस्पताल में रहा, मरूंगा कि जीऊँगा कुछ पता नहीं। तो 60 में से 18 महीना निकाल दीजिए, आपकी मैथमेटिक्स ठीक है? कितना हुआ? 42। मैथमेटिक्स ठीक नहीं है। हाँ, नहीं। अब मैं ये भी बताता चलूँ, मैं एमएससी मैथमेटिक्स का ऐसा स्टूडेंट हूँ जो कि 8 में से 5 सवाल करने थे, मैंने 2 घंटे में 5 कर लिया, बचे हुए 1 घंटे में तीनों कर दिया, 8। मैंने अपनी कॉपी पर लिखा एग्जामिन एनी ऑफ द 5, और मुझे 100 में से 100 मिला। आप किसी स्टूडेंट से पूछेगा हायर प्योर मैथमेटिक्स के पर्चा में, समझ रहे हैं नहीं, हायर प्योर मैथमेटिक्स पर्चा है, 100 में से 100 मिला। आप किसी से पूछ लीजिएगा जौनपुर में, हम अपनी अब आज मौका लग गया, मुझे तो थोड़ा वाहवाही भी कर दूं, ठीक है ना। अब आइए पुराने मुद्दे पर। 42 महीने बचे और हमने 15 सेशन किया। हम उन एमपीज में से नहीं हैं। जौनपुर की नुमाइंदगी करने के लिए अगर जनता ने मुझे भेजा है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि
एमपीज ने जितना अटेंड किया, मेरा दूसरा नंबर है सारे देश के एमपीज में। केवल मुझे 2 दिन गैर हाजिर हुआ, और एक आदमी ऐसा है कि वो 1 दिन भी गैर हाजिर नहीं हुआ, और 2 दिन गैर हाजिर भी मेरी मजबूरी की वजह से थी। श्रीनगर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, 30 जनवरी को थी। 31 जनवरी को इतना ओला तूफान बारिश आया कि कोई फ्लाइट उड़ी नहीं, और 31 जनवरी से मेरा सेशन था, नहीं तो वो होता। और एक दिन इंग्लैंड में अपने दोस्त की लड़की की शादी अटेंड करने गए थे, फ्लाइट लेट हो गई, एक दिन ऐसे। मैं उन एमपी में से नहीं हूँ कि जाओ साइन कर लो और भत्ता बन जाएगा और आके घर पे आराम करो। नो, जौनपुर की जनता ने मुझे चुन के भेजा था, और मैंने उसको बखूबी निभाया। कितनी अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? क्योंकि गठबंधन से लड़े थे आप गठबंधन से लड़े थे, जीत को लेकर के कितना आश्वस्त है? मान चलिए बड़ा राजनीतिक कैरियर। बाबू सिंह कुशवाहा जी बसपा के कद्दावर मंत्री हैं भाई, देखिए भाई, सुनिए क्या मान रहे भाई, आप चुनाव में? ये मैं कहना चाहता हूँ, आप से ही लड़ेंगे क्योंकि आप सिटिंग एमपी हैं। सुनिए, ये मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी क्वालिफिकेशन बहुत हाई है। कोई 10,000 करोड़ का इस घपलेबाज है, कोई 5,000 करोड़ का, कोई सीएमओ के मर्डर में इन्वॉल्व है, कोई किसी में इन्वॉल्व है। आप समझ रहे हैं ना? और 4 साल कोई जेल में रहकर आया है, बेल पर है, सीएमओ मर्डर में भी इन्वॉल्व है। तो ये सब श्याम सिंह यादव इस क्वालिफिकेशन में बहुत पीछे हैं। अगर आप लोग हमको समझेंगे, जनता समझेगी तो ठीक है, और हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। आप समझे ना? तो आप खुद जा करके ठंडे दिमाग देखिए, एक सुनिए एक किसी के दिमाग में से हमलावर सुनिए, एक किसी आरक्षण को लेकर हमलावर है, मुस्लिम पे हमलावर है, आरक्षण मुसलमानों को दिया जा रहा है, तमाम ऐसी बातें आ रही। तो इलेक्शन तो इस पे हो रहा है, क्वालिफिकेशन पे नहीं हो रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि इस समय मोदी उस पर हमलावर हैं। इस समय मोदी किस पर हमलावर हैं? जाहिर सी बात, हिंदू राम पर हमलावर है। आप समझ, देखिए, ये गलत बात है। मोदी तो न महंगाई पर हमलावर हैं, न बेरोजगारी पर, न गरीबी पर, न किसी पर। मोदी तो सब अपने उसको गंदी चीज़ों को कारपेट से ढक देते हैं। लेकिन एक दिन कारपेट खुलेगा, मैं ये भी बताऊंगा। ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, एक दिन वो कारपेट खुलेगा, वो गंदगी बाहर आएगी। आप भी यही हैं, और शायद मैं जिंदा रहा तो मैं भी देखूँगा। ऑक्सीजन प्लांट के अलावा और 2 काम आप बता दीजिए, जनपद को आपने क्या दिया है? अरे भाई, सोलर लाइट दिया और फ्लाईओवर। देखिए, जो हालात बने हुए हैं जौनपुर के, मैं तो कहूँगा कि यहाँ एक राजनीति की प्रयोगशाला के तरीके से राजनीतिक दलों ने खेल किया है। सारा घटनाक्रम आपको मालूम है। टिकट मिलने, कटने, नामांकन होने, अब जनपद की दोनों सीटों में 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो पहली चीज़ तो ये संख्या ही लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बहुत ज़्यादा है। मुख्य पार्टियों के अलावा छोटी पार्टियों के सिंबल लेकर आए लोग, इसके बाद निर्दल, फिर नोटा साथ में है ही है। कुल मिला के इतने बड़े मतपत्र पे मतदान करने का, ईवीएम पर अपने चिन्ह को खोजने का, ये मतदाताओं लोग के लिए एक नया मौका होगा, नया वो होगा। इतनी ज़्यादा तादाद में चुनाव लड़ना, ये सबसे बड़ी बात है। मज़े की बात है कि जो निवर्तमान सांसद थे, दोनों जौनपुर संसदीय क्षेत्र से और मछली शहर संसदीय क्षेत्र से, दोनों ही मैदान में हैं और उसी पार्टी से मैदान में हैं। तो मैं चर्चा जो अपने निवर्तमान सांसद हैं दोनों की करके चलूँगा। देखिए, सांसद जब 5 साल गुजार के फिर वोट मांगने आता है तो जनता उसकी पिछले काम को देखती है, उनका मूल्यांकन करती है, उस आधार पर निर्धारण करती है। फिर ये निर्धारण ये इस हिसाब से होता है कि कौन और लड़ रहा है। जौनपुर संसदीय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 3 प्रमुख पार्टियों से 3 उम्मीदवार यहाँ पर हैं, और तीनों ही एक तरीके से कहा जाए तो जनता के लिए उन तीनों को चुनना में से एक चुनना बड़ी बात होगी, बड़ा उनके लिए बड़ा खुद एक परीक्षा देने जैसी बात होगी।
बड़ी तेज़ी से लोग धर्म और जाति के आधार पर मौजूद मतदाताओं के आधार पर निष्कर्ष निकाल रहे हैं। लेकिन मेरा सोचना थोड़ा सा अलग है। मैं आपको ये बता दूं कि हर पार्टी के अपने प्रतिबद्ध मतदाता होते हैं। एक तो वो प्रतिबद्ध होते हैं जो नीतियों और विचारों, आपके कार्यक्रमों से आपके साथ जुड़ते हैं। दूसरे प्रतिबद्ध वो होते हैं कि वो उन्हीं को वोट देंगे। ऐसे मतदाताओं की गिनती जाति और धर्म के आधार पर निर्धारित की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतदाताओं के लिए जौनपुर की दोनों सीटों के पर मतदान करने के लिए परीक्षा जैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं। आप देखिए, निवर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव बसपा से चुनाव जीतकर के सिंबल पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी ने इनको समर्थन किया था और ये सांसद बनकर पहुंचे थे। पुराने ब्यूरोक्रेट हैं और जनता के बीच एक अच्छी छवि के नाम पर उन्होंने वोट लिया था। 5 साल उन्होंने कैसे गुजारे ये जनता बेहतर तरीके से जानती है, लेकिन मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ वो सबसे बड़ी बात है। उन्होंने बसपा से चुनाव लड़ने के बजाय जिस दूसरी पार्टी से के समर्थन पे चुनाव जीते थे, यानी समाजवादी पार्टी से, अपने कार्यकाल के आखिरी दौर में काफ़ी गलबहियाँ की। उनका एक पत्र भी वायरल हुआ जब समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट न देकर बाबू सिंह कुशवाहा, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, बसपाई रहे हैं, उनको टिकट दे दिया। बड़ा नाराज हुए। उन्होंने पत्र में शब्दों की गरिमा का भी ख्याल नहीं किया और बुरी तरह से भड़ास निकाली। मज़े की बात है कि वो पत्र निश्चित रूप से बसपा के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा होगा। बावजूद इसके धनंजय सिंह का नाम कटने, क्षमा कीजिएगा, धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह का नाम काटकर उन्हें श्याम सिंह यादव को उसी बसपा ने उम्मीदवार बना दिया, जिसको कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के नाम पर शोकाज नोटिस जारी की जानी चाहिए थी या फिर उन्हें निकाल दिया जाना चाहिए था। बसपा का शीर्ष नेतृत्व इस मामले में बड़ा सख्त है। वो छोटी छोटी बातों पर भी नाराज हो जाता है। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी मक्खी उसने कैसे निगल ली, ये बहुत बड़ी बात है। अब जो सवाल मैं लेकर आया था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रतिबद्ध मतदाता है बसपा का, दिमागी रूप से विश्लेषण करने वाला है, पहली कैटेगरी का, जो नीतियों के आधार पर बसपा को वोट देता है, उसके लिए परीक्षा की घड़ी होगी श्याम सिंह यादव को वोट देना। ये बात दूसरी है कि शीर्ष नेतृत्व के कहने पर वो वोट देने जाए और बसपा को दे दे। कई मतदाता इन स्थितियों में वोट देने ही नहीं जाते, मतदान पर प्रतिशत गिरेगा। कृपा शंकर सिंह के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस कैटेगरी के मतदाता कृपा शंकर सिंह को वोट देने में निश्चित रूप से वो करेंगे जो नीतियों में, पार्टी की नीतियों में और उनके कार्यक्रमों में विश्वास रखते हैं। तकरीबन बाबू सिंह कुशवाहा की भी वही बात है। वो समाजवादी पार्टी को बराबर भला बुरा कहते हुए आए हैं और उन्होंने एक तरीके से कह लीजिए कि इसी जौनपुर में, जहां वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर समाजवादी पार्टी के से जुड़े मतदाताओं से वोट मांगेंगे, उन्होंने काफ़ी भला बुरा कहा है। तो ये अब जब सारे प्रत्याशी सामने आ गए हैं तो ये परीक्षा की घड़ी आ गई है हमारे मतदाताओं के लिए, और ख़ासकर उन मतदाताओं के लिए जो बहुत प्रतिबद्ध हैं। तीनों ही पार्टियों के मेन उम्मीदवारों के प्रति उनको नाउम्मीदी मिली है उम्मीदवारों को लेके। ऐसा नहीं है कि वो वोट जाएंगे देने या विरोध में देंगे, लेकिन तीनों ही पार्टियों की जो प्रतिबद्ध मतदाता की ये कैटेगरी है, ये वो है, उसको हम महसूस कर रहे हैं कि वो काफ़ी
अगर नाउम्मीद हुआ है तो मतदान के मोह से दूर होगा, उसके अंदर वो बात नहीं दिख रही है। मैंने लोगों से बात किया, लोगों से समझा इस चीज़ को, तब मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो कहता है चलो भाई दे आएंगे। चलो भाई दे आएंगे का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि वोट का जो मतदान का जो जोश और उमंग होनी चाहिए, सिर्फ एक पखवाड़ा रह गया है, वो कहीं नहीं दिखाई पड़ रही। इसके पीछे मुख्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों द्वारा, जो यहाँ के प्रमुख दल हैं, उनका इस तरीके का व्यवहार है। तकरीबन मछली शहर की बात थोड़ी सी दिगर ज़रूर है। निवर्तमान सांसद बीपी सरोज मैदान में उसी सिंबल से उतरे हैं, तो इससे ये लगता है कि वहाँ पर वो मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं। जो कुछ उन्होंने किया है और जो कुछ उनके कार्यकाल में नहीं हुआ है, उसका हिसाब किताब उन्हें देना ही पड़ेगा। और मतदाता उनके नाम पर मोहर लगाने के पहले इस बात को ज़रूर सोचेगा, 100 बार सोचेगा कि क्या है। दूसरी सांसद समाजवादी पार्टी की से जुड़ी हुई पूर्व सांसद तूफानी सरोज की पुत्री मैदान में उतरी हैं और पिता के नाम पर उन्हें और पार्टी के नाम पर मतदाता उनके पक्ष में वोट करेंगे। जातिगत आधार पर वहाँ पे ही निष्कर्ष निकालना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। पंजाब सरकार के प्रमुख अधिकारी रहे ब्यूरोक्रेट बसपा प्रत्याशी कृपाशंकर सरोज भी पार्टी के नाम पर और अपनी छवि के नाम पर वोट मांगेंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि बहुत ही ज़ोरदार और बढ़िया मुकाबला देखने के लिए तैयार रहिए। लेकिन ये ज़ोरदार मुकाबला अगर जो प्रतिबद्ध मतदाता हैं उनकी निराशा को देखते हुए लगता है कि मतदान प्रतिशत बहुत कम होगा, अच्छा नहीं रहेगा, गर्मी का भी असर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हार जीत बहुत नज़दीक की होगी। अगले 15 दिन आप सब उसका लुत्फ़ उठाइए और उस आपके वोट देने के 10 दिन बाद अपने रिज़ल्ट को देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आपकी टीम को भी बधाई। और आपने और आपकी टीम ने क्या अचीवमेंट हासिल की है, दर्शकों को बताइए, हमारे चैनल पर बताइए। पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हम लोगों ने 7th नेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया था 10 बच्चों को लेके, और 10 में से 9 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल बच्चों ने लाया है और अपने जौनपुर जिले का नाम रोशन किया है। मैं बस यही एक संदेश पहुँचाना चाहता हूँ छोटा सा, कि जैसे माता पिता इन बच्चों का जैसे भी सहयोग कर रहे हैं वैसे करते रहें। आगे चल के ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे और ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट करके अपने देश का नाम रोशन करेंगे। जी, ये जो ताइक्वांडो चैम्पियनशिप थी ये कहाँ, नेशनल लेवल की? जी जी, नेशनल लेवल में। कहाँ की टीमें आई थी? यहाँ पे मेघालय की, तमिलनाडु की, बहुत दूर दूर से, नेपाल की और काफ़ी दूर दूर से टीमें आई थी, आंध्र प्रदेश वगैरह, पूरे भारत से आई। जी जी जी, इसमें से 10 आप लोगों? जी जी, 10 हम लोगों ने 10 बच्चों को लेकर पार्टिसिपेट किया था और 10 में से 9 गोल्ड और 1 सिल्वर। जी, आप कौन? हाँ, आपका परिचय? मैं अश्विन पांडे, इंटरनेशनल प्लेयर, ताइक्वांडो कोच। और एक और लोग यहाँ और कोच हैं, यहाँ पर उनसे बात करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवानी पांडे है। जी, आप ये कोच हैं? नेशनल प्लेयर हूँ और मैं भी कोच हूँ। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सारे पेरेंट्स को यही मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे बच्चों को वो भेजे हो वैसे उनको हौसला बढ़ाएं ताकि आगे चल के और भी वो नाम रोशन करे अपने देश का। जी, अभी ये तो नेशनल लेवल हो गया है, अब इंटरनेशनल लेवल के लिए क्या कैसी तैयारियाँ रहेंगी आप लोगों को? मेरी तरफ से पूरी तैयारी है बच्चों के लिए। अब इसमें जो है अगर सिलेक्शन होता है तो बच्चों का इंटरनेशनल में सिलेक्शन होगा। यहाँ के जो गवर्नमेंट है यहाँ से भी कितना सपोर्ट आपको मिलता है? बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग ही चाहते हैं, हम लोग ही नेशनल खेले हैं, हम लोग आज नेशनल 2 इंटरनेशनल भाई बहन हम लोग खेले हैं।
हमें कोई भी सपोर्ट किसी की तरफ से नहीं मिल रहा है। हमारे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, मुझे भी सपोर्ट करते हैं। मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट है, गवर्नमेंट का कोई कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट का। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ की पब्लिक को, जौनपुर मैं जौनपुर पब्लिक को यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें और उनका जो है हौसला बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंता गोदी उठाए फॉरवर्ड अप थोड़ा पीछे हो जाइए, बस ठीक है। किस तरह का समर्थन मिल रहा है? देखिए, ये बात जरूर है, सही है कि समय बहुत कम मिला है, लेकिन अभी मैं जहाँ से दौरा करके आ रहा हूँ तो हमको बहुत अपार समर्थन मिल रहा है। सभी लोग मुझे यहाँ तक की अग्रिम बधाई दे रहे हैं, लेकिन हमने कहा भाई अग्रिम बधाई तभी दो जब मेरे समर्थन में उस दिन अपनी वोट कास्ट करो। तो बहुत लोग बहुत अंडर करंट है और ओवर करंट भी है, दोनों तरह की चीज़ें। इतना बड़ा क्षेत्र है तो क्या पूरा कर पाएंगे कम समय में? नहीं, चाहेंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन ये 15-17 दिन में जो भी हमको मिल रहा है, मैं कोशिश करके टाइम मैनेजमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर अपनी बात कहने की कोशिश करूँगा। छोटे छोटे टुकड़ों पर मिलूँगा, कुछ छोटे छोटे ग्रुपों में मिलूँगा और ऐसा प्रोग्राम बनाऊँगा प्रतिदिन एक लंबा सफ़र तय करूँ और उस रोड पर मिलने वाले जितने गांव के लोग हैं, बाजार में छोटे छोटे कस्बे हैं, सब में जगह जगह थोड़ी देर के लिए बैठूँ और अपनी बात को लोगों तक मैं पहुँचाऊँ। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहा संसदीय? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहा है? मुद्दे वही हैं जो पहले हैं, वही हैं अभी और आगे भी रहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है देश के नौजवानों की अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। देखिए, आज के समय में बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी जो रूलिंग पार्टी है वो केवल उनको अनाज दे करके और उनकी वोट को बहका कर ले रही है। मुझे उनको बताना है कि ये तो वैसे ही हुआ जैसे मियाँ की जूती मियाँ का सिर। जो अनाज मिल रहा है, एक तो उनको नौकरी न दे करके, उनका इतना बड़ा हक छीन करके केवल अनाज दे करके उनको पोटैटो टाइप का बना दे रहे हैं। दूसरा ये है
कि जो भी उनको अनाज मिल रहा है वो बताना है कि वो उन्हीं का पैसा है, वो कोई सरकार का वो जो अनाज दे करके फ़ायदा ले रहे हैं एमपी केयर का पैसा नहीं है, वो बीजेपी के फंड का पैसा नहीं है। इतने एमपी केयर में 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा फंड जमा करके रखा है सत्ताधारी पार्टी ने। मुझे खुशी होती कि सरकारी खजाने से न दे करके वो एमपी केयर फंड से देते पैसा जो अनाज दे रहे हैं। और अनाज पाने वाला हर व्यक्ति टूथपेस्ट खरीदता है, साबुन खरीदता है, कपड़ा खरीदता है, मसाला खरीदता है, ज़रूरत के ढेर सारे सामान खरीदता है और उस पर जीएसटी टैक्स देता है। तो जितना अनाज देने का दाम होता है करीब करीब सबका मिला करके उतना वो टैक्स देता है सरकार, और उसी टैक्स उसके दिए हुए टैक्स से वो सरकार उस पर वो करती है, एहसान करती है और उसको अनाज देती है। लेकिन हिंदुस्तान का आदमी इतना बेचारा सीधा है कि चाहे वो उसको सरकारी ढंग से भी दिया जा रहा है, लेकिन वो उसी के पैसे से दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी उतना अनाज पा करके वो अपनी इतनी बहुमूल्य वोट को उनके सुपुर्द कर देता है। इसको हमको बताना है, इसको हमको समझाना है। सांसद जी, जिसको पहले टिकट मिला था इसको कितना बार चैलेंज मांगते हैं? देखिए भाई, वो दोनों बड़े प्रत्याशी हैं। अब मैं क्या कहूँ कि अब हमारा जिस तरह का घोटाला किया है उन्होंने, जिस तरह का सीबीआई इंक्वायरी उनके खिलाफ चल रही है, तो मेरी तो कहिए कि इस माहौल में वो डिसक्वालिफिकेशन है। मैंने न घोटाला किया है, न कोई इंक्वायरी चल रही है, न जेल गया है, तो जेल गया हूँ। तो अब जनता को चुनना है कि ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे या हम जैसे प्रत्याशी को चुनेंगे। क्या दोनों प्रत्याशी घोटालेबाज होंगे? जब आपने पार्टी ने आप पर दोबारा सीबीआई जांच चल रही है तो क्या दोनों? आप सभी को मालूम होगा कि इंक्वायरी तो दोनों के खिलाफ है। अब ये बात दूसरी है कि एक सत्ताधारी पार्टी के है और एक अपोजिशन पार्टी के है, लेकिन इंक्वायरी तो सांसद जिनको पहले टिकट मिला था उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, ऐसे में आपके जौनपुर से पुराने सहयोगी सलीम खान ने बसपा से जो इस्तीफा दे दिया, तो क्या आपको इसका नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा? देखिए क्या है कि सलीम खान ने जिन कारणों से इस्तीफा दिया वो किसी लोभ और लालच के बस में दिया। अगर किसी मुद्दे पर दिए होते तो मुझे खुशी होती। सलीम खान हमारे सहयोगी जरूर रहेंगे, लेकिन हमेशा हर आदमी का एक एटीट्यूड होता है, माइंडसेट होता है कि सत्ता के साथ जैसे कि आप सभी जानते हो कई दिनों से ये सब चल रहा है। आज तो सिंबल अलॉटमेंट का कर रहे हैं डीएम साहब, तो अभी भी उसमें समय लग रहा है। तो हमने देखा कि आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो फिर मुझे उसको छोड़ के फिर यहाँ आना पड़ा। अभी वापस आपको वाइट देने के बाद मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो मैं पहले से मेरी रणनीति है कि किसान का बेटा हूँ, गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके आया हूँ। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे बाकी जो कैंडिडेट हैं जो आए हैं, बाहर से आए हैं, भ्रष्टाचारी हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के घोटालेबाज को दिया हो या फिर समाजवादी पार्टी ने जो बसपा में घोटाला किया उनको दिया हो। श्याम सिंह यादव ऐसे रहे जो पहले भी सांसद रहे, कुछ काम नहीं किया है और जौनपुर वाले उनसे त्रस्त है। तो 73 लोकसभा चुनाव जो मैं लड़ने जा रहा हूँ, जो 73 जौनपुर लोकसभा से मैं प्रत्याशी बन के आया हूँ, तो मैं जो गन्ना किसान को सारे लोग पसंद कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि जैसे मैं सांसद बन के आता हूँ तो सबसे पहले मैं किसानों को पेंशन देने का काम करूँगा जो 60 साल के ऊपर के हैं।
और उनको मैं बिजली फ्री 100 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करूँगा। उनको ही नहीं बल्कि मैं पूरे जौनपुर वासियों को 73 लोकसभा के लोगों को हम 100 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। मैं यहाँ पे आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर सांसद बन के आता हूँ तो ओवरब्रिज बनवाने का काम करूँगा। मैं जो गन्ना मिल बंद है ये शाहगंज में, उसको मैं खुलवाने का काम करूँगा और मैं खेल का मैदान भी बनवाने का काम करूँगा। सारी जो असुविधा है जौनपुर में उसको पूरा करने का काम करता हूँ। और अगर मेरी सरकार आती है, अगर मैं सरकार में शामिल होता हूँ तो यही चीज़ें पूरे देश में करना चाहूँगा। आप बैलगाड़ी से लेकर हेलीकॉप्टर तक की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, तो क्या भविष्य में किसानों की उत्पत्ति बढ़ाएंगे जिससे वो भी हवाई यात्रा कर सके इस तरीके? जी बिल्कुल। मैं पहले भी कई प्रोग्राम जो अपने पर्सनल किए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा लोगों का, वहाँ पे जो रिक्शा चालक थे उसको भी मैं 5 स्टार में खाना खिलाने का काम किया है और जो IAS IPS थे या मिनिस्टर थे उनको भी साथ में उनको बिठा के खाना खिलाने का काम किया है। मैंने बाबा साहब का जो संविधान जो उन्होंने बनाया हुआ देश के लिए कि सबको बराबर, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, तो मेरी ऐसी सोच है कि वो चाहे 100 रुपये कमाता हो चाहे 100 करोड़ कमाने वाला व्यक्ति हो, लेकिन सबको साथ में, सबको इस देश में, भारतवर्ष में समान अधिकार मिले और उसको समान, सबके समान सम्मान मिले। ऐसी सोच रख के मैं बैलगाड़ी से पर्चा भरा हूँ। मैं 20 तारीख को हमारा परमिशन हम लेने जा रहे हैं। हम हेलीकॉप्टर से भी दौड़ा करने का काम करेंगे, हम गाड़ियों के काफिला से भी दौड़ने का काम करेंगे। यानी सबको हम बताना चाहेंगे कि आप लोग जो सोचते हो कि एक बड़ा इंसान जो गाड़ी से दौड़ता है वही चुनाव जीत सकता है, ऐसी बात नहीं है। जो ईमानदार आदमी होगा वो अगर ज़मीन से चलता होगा, उसके पास एक साइकिल भी नहीं होगी, वो भी देश के लिए न्याय कर सकता है। ऐसी समानता लोगों में आनी चाहिए, इसलिए मैंने इस तरह से प्रचार कर रहा हूँ। कृपाशंकर जी भारतीय जनता पार्टी के जौनपुर लोकसभा से प्रत्याशी हैं आपके सामने, वह उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवाने की बात कर रहे हैं, एम्स बनवाने की बात कर रहे हैं और जौनपुर की इत्र की सुगंध को फैलाने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस में मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, तो उनके कहाँ गए? जो आदमी सीएम के बाद सेकंड चेहरा उसका होता है और सारे 40% उत्तर भारतीय मुंबई शहर में रहते हैं, सारे घर के लोग, आप जौनपुर में देखेंगे कि हर घर के कोई न कोई, हर घर का कोई न कोई इंसान वहाँ पे रोजी रोटी कमाने के लिए गया था। तो उन्होंने क्या किया? जब होम मिनिस्टर थे, जब होम मिनिस्टर कांग्रेस में थे तो वहाँ सिर्फ घोटाला करने के बाद कभी किसी की याद आई क्या? कभी जौनपुर वालों की याद आई क्या? तो लुभावने भाषण क्यों दे रहे हैं ऐसे? तो ये सब लुभावने भाषण हैं, ये सब बेबुनियादी बातें हैं। वो कुछ नहीं करेंगे। जैसे कांग्रेस में लेके महाराष्ट्र में लोगों को ठगने का काम किए हैं, भ्रष्टाचार करने का काम किए हैं, तो उसी तरह से अगर जौनपुर में अगर जीतेंगे तो इस तरह से उनकी सोच है, करने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ की जनता अलर्ट है, जौनपुर की जनता होशियार है, जौनपुर वाले उनको कभी जीतने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने लुभावने वादे थे, वो चाहे 14 करोड़ के रहे हों या 14 लाख के रहे हों या ये धर्म को लेके रहे हों, जात के लेके रहे हों, ये सारे लोगों ने लुभावने भाषण देके कि हर इंसान के खाते में 14 लाख रुपए विदेशी मुद्रा जब हमारे भारत में आएगा तो मिलेगा। ये सारे खोखले वादे थे, सारे जुमलेबाज की बात है। बसपा से श्री कला टिकट कट गया, ऐसे में आपको लगता है धनंजय सिंह को समर्थन मिलेगा? बसपा से श्री कला जी का टिकट कटा है, तो ऐसे में आपको लगता है धनंजय सिंह समर्थन? बिल्कुल, ठाकुर समाज हमें चाहता है। हाँ, धनंजय लड़ते तो एक अलग बात होती थी। जब श्री कला जी ने जब फॉर्म भरा था तभी मैंने कह दिया था कि इनके टिकट सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मैं मायावती जी को अच्छी तरह से जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जैसा भारतीय जनता पार्टी कहती है वैसा ही वो करती है। मैंने कह दिया था। आनंद को भी अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिया है। बिल्कुल, जब वो बीजेपी के खिलाफ बोलने लगे तभी से पता चल गया था कि ये भी ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। हुआ वही जो हमने सोचा था। जैसे वो बीजेपी के खिलाफ बोलने लगे वैसे उनको हटा दिया। उनका मैं तो ये कह रहा हूँ कि मायावती का जो भी कैंडिडेट होगा, यानी बसपा का जो भी कैंडिडेट जहाँ भी लड़ता होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर बोलेगा तो उसको मायावती हटा देंगे। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं इसलिए बसपा को छोड़ा और अपनी पार्टी बनाई कि मेरे लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। जो गलत है उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। हम लोगों को, मजदूरों की आवाज़ को संसद तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपने एक बार कहा था कि अगर हमें समर्थन मांगने के लिए धनंजय सिंह के पास जाना पड़ा तो हम जाएंगे। बिल्कुल अब जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, उनसे समर्थन मांगूंगा, बिल्कुल जाऊंगा।